हाँ जी, क्लास 12th कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? प्रैक्टिकल्स वगैरह एग्जाम तो हो ही गए होंगे अब तक आपके, है ना? कैसा हुआ मुझे ज़रूर बताना एंड आई जस्ट विश कि आपके बहुत अच्छे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ही लगे हों, ताकि बहुत अच्छी परसेंटेज बने आपकी बोर्ड एग्जाम में। थ्योरी में तो आप बिल्कुल रॉक ही करने वाले हो, सो प्रैक्टिकल्स भी अच्छे ही जाने चाहिए। नहीं हुआ है तो पढ़ाई कर लो, थोड़े वाइवा क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, है ना? अच्छा ही होगा। और सिलेबस भी आई गेस आप सबका पूरा हो ही गया है, नहीं हुआ है तो चल रहा है साथ-साथ, कोई बात नहीं। अभी भी जनवरी का मंथ है, आप अभी खत्म कर लो सिलेबस एंड देन फरवरी से तो टॉप नॉच रिवीजन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी एंड न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करते रहो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम कर रहे थे व्हिच इज चैप्टर नंबर 2, तो उसका आज थर्ड पार्ट है जिसमें हम बहुत सारे अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हम डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए, आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखो एंड प्लीज जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। लेक्चर के थ्रू करो या फिर वन शॉट्स के थ्रू करो, जो भी करना है मेरे चैनल पे सब अवेलेबल है, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एंड न्यूमेरिकल निंजा देखना बिल्कुल भी मत भूलना, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल निंजा भी बहुत जल्द आएगा। सो वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारी क्लास का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है? और उन दोनों चार्जेस को हमें इन्फिनिटी से लेकर आना है और एक जगह पे असेंबल करना है। तो जितना काम हमें करना पड़ेगा उन चार्जेस को लाने में एंड उन्हें एक साथ असेंबल करने में, बस उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? इसका फॉर्मूला 2 चार्जेस के लिए बहुत सिंपल सा होता है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? इट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। जो पूरे के पूरे सिस्टम को असेंबल करने में, इकट्ठा करने में वर्क डन हुआ है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। 2 चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, ओके? एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 चार्जेस की वजह से, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? U इज इक्वल टू के तो पता है अपने को, है ना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर होता है Q1 फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज Q2 अपॉन कितने डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस को रखा है। बस ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अगर यहाँ से अब इसको पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, देखो, अगर Q1 को साइड पे रख दे तो U इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? अगर Q1 को साइड पे रखे सो Q1 K Q2 बाई R, ये बन जाएगा, राइट? अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना? अब ये सेकेंड चार्ज के लिए लिखा है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? Q1 और V2। सेकेंड चार्ज के लिए लिखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? V2। अगर इसको फर्स्ट चार्ज के लिए लिखना है पोटेंशियल को, तो यहाँ से Q1 को सेपरेट कर लो, तो U विल बी, Q1 को अलग करो तो K Q2, नहीं Q2 को अलग करना पड़ेगा ना इसके लिए, Q2 को अलग करो, ठीक है? सो K Q1 अपॉन R। अब ये किसका पोटेंशियल बन जाएगा? फर्स्ट वाले चार्ज के लिए, तो दैट विल बी Q2 और V1। डन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी, पोटेंशियल के टर्म्स में हम ऐसे डिफाइन करते हैं एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R। डन। सो V2 इज द पोटेंशियल एट Q1 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से जो Q1 पे पोटेंशियल है वो V1 है, हमारा V2 है एंड V1 क्या है? पोटेंशियल एट Q2 ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है Q2 पे वो क्या है? हमारा V1। डन। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस की वजह से। अब इनके साइन पे एक बार बात करते हैं। देखो, साइन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? अगर मान लो कि Q1 एंड Q2 का सेम साइन है, Q1 एंड Q2 का सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है? तो जो एंड में हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रही है ना, Q1 Q2 को, राइट? तो वो कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। देन अगर क्या हुआ, दोनों ऑपोजिट चार्जेस के हुए, मतलब ऑपोजिट साइन के हुए, तो Q1 एंड Q2 अगर ऑपोजिट, ये प्लस है ये माइनस है, या फिर ये माइनस है ये प्लस है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? लेस देन 0, नेगेटिव। डन। तो बोथ चार्जेस अगर सेम साइन के हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो U होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और उस केस में रिपल्सिव कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका, ठीक है? एंड जो स्टेबल जो सिस्टम बनेगा वो कैसा बनेगा? अनस्टेबल बनेगा, ठीक? अगर ऑपोजिट साइंस है दोनों के, मतलब Q1 एंड Q2 लेस देन 0 है, राइट? अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइन का मतलब यही हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो क्या होगी? लेस देन 0।
और सिस्टम कैसा होगा, अट्रैक्टिव एंड स्टेबल। आई होप दैट्स क्लियर। ये नोट कर लेना यहाँ पे कि सिस्टम हमारा कैसा होता है, स्टेबल जब हमारी ऑपोजिट साइंस होते हैं दोनों चार्जेस के, एंड सिस्टम अनस्टेबल होता है जब दोनों चार्जेस के सेम साइन होते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने दो चार्जेस के लिए कैलकुलेट कर लिया, अब आएगा पोटेंशियल एनर्जी थ्री चार्जेस के लिए। तो तीन चार्जेस का हम सेटअप ऐसा बनाते हैं कि उन तीनों चार्जेस को हम एक ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस पे रखते हैं। ठीक है, एक चार्ज को एक पे, दूसरे को दूसरे पे, थर्ड को थर्ड उस पे, वर्टेक्स पे। अब इस केस में क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे पहले तो आपको जो भी चार्जेस दिए जाए उनके पेयर्स बनाओ। ठीक है, अगर थ्री चार्जेस हैं तो कितने पेयर्स बनेंगे, वन का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ एंड थर्ड का फर्स्ट के साथ, ये तीन पेयर्स बनेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो इन तीनों पेयर्स की वजह से आएगी बस, और उसको नॉर्मल ऐड कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा U12, U23 एंड U31। तो तीनों चार्जेस के का पेयर बनाओ, एक का एक के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ठीक है, एंड तीसरे का फर्स्ट के साथ एंड सेकंड के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है एंड ऐड करना है। अब 1 एंड 2 की वजह से क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, राइट। ये किसकी वजह से होगा, फर्स्ट एंड सेकंड की वजह से। अगर आपको ये करना है सेकंड एंड थर्ड की वजह से तो क्या होगा, के टू, यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन डिस्टेंस किसके बीच में, सेकंड एंड थर्ड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पेयर आपका क्या बन रहा है 3 एंड 1, तो ये क्या होगा के Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस किसका आएगा 3 एंड 1 के बीच में जो डिस्टेंस है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज होंगे एंड तीनों की वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल में दी होगी, चार्जेस की वैल्यू, तो आपको नॉर्मल ऐड करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तीन पेयर्स के लिए होता है, अगर आपको n नंबर ऑफ चार्जेस दे दे, दो पेयर के लिए आप समझ गए हो, तीन पेयर के लिए समझिए, अगर n मतलब आपको 4 5 6 या 3 से ज्यादा दे दे तो आपको कितने पेयर बनाने ये कैसे पता लगेगा, है ना। 3 तक पेयर बनाना आसान होता है, बट 4 के बाद क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है कि भूल भी जाते हैं कि किसका पेयर किसके साथ बना लिया, है ना, कौन सा आएगा। तो एक इजी सा ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है देखो, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हमें दे दे तो ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, इतने पेयर्स बनेंगे आपके। ठीक है, मान लो कि अगर आपको 4 चार्जेस है आपके पास, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 चार्जेस, 4 चार्ज है अगर आपके पास, तो आपके पेयर्स कितने बनेंगे, सो नंबर ऑफ पेयर्स विल बी, बस इसको n को 4 ले लो, ठीक है, एंड इसमें पुट कर दो 4 माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे आपके, 6 पेयर्स बनेंगे। यही अगर 5 चार्जेस दे दें आपको, 5 चार्जेस का सिस्टम दे दें और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आपको पहले पेयर्स बनाने पड़ेंगे। पेयर्स के लिए कितने पेयर्स बनेंगे, n को 5 ले लो तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, तो आंसर विल बी 5, कितने पेयर्स बनेंगे आपके 10 पेयर्स, 5 चार्जेस के लिए। तो ऐसे ही अगर आपको बहुत सारे चार्जेस दे दिए हो और एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड 2 चार्जेस के लिए हो गया, 3 चार्जेस के लिए हो गया एंड n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हो गया। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हमें जनरल फॉर्मूला लिखना है ना पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो ये होता है कि यू तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, 1/2 समेशन आई क्यू आई वी आई। ठीक है, ये समीशन आई का मतलब क्या होता है कि अगर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ दोनों पे 1 आएगा। फिर समीशन का मतलब होता है प्लस साइन, राइट, तो अगर यहाँ पे 1 लिया तो दोनों पे 1 आएगा। ठीक है, फिर प्लस साइन आएगा, फिर आई को 2 लेंगे, इटरेशंस बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ V2 आएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमने 1/2 क्यों लिया, 1/2 हमने इसलिए लिया ताकि हम एक ही पेयर को 2 बार काउंट ना करें। जैसे अगर आपके पास 3-4 चार्जेस है ना, अगर आपने 2 एंड 3 को काउंट कर लिया एक बार और दोबारा से आपने 3 एंड 2 को भी काउंट कर लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो वो काउंट हो जाएगा एंड हमसे गलती हो जाएगी, इसीलिए 1/2 से डिवाइड कर देते हैं सो दैट कि हम एक पेयर को 2 बार कैलकुलेट ना करें तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो फॉर्मूला में ही पुट कर दिया है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब आपको सीधी काउंटिंग करनी है, आपको उल्टी काउंटिंग नहीं करनी है। अब ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, बहुत इजी से इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको बहुत सारे चार्जेस दे देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस दे देंगे एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। देन आगे चलते हैं।
अब एक अलग सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम चार्जेस को सिस्टम में नहीं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने भी आपको पीछे भी बताया, बट इसका टॉपिक यही है कि जब हम एक चार्ज को किस में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें अगर मान लो पोटेंशियल आपका V है, तो इंटरनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Q एंड जो पोटेंशियल है, ये बेसिक फॉर्मूला होगा। अब अगर उस चार्ज को जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस चार्ज को अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है, तो कितना वर्क होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क बेसिकली होगा उस चार्ज की वैल्यू, ठीक है, इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ऐसे करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वर्क डन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है Q VB माइनस VA, ठीक है। वर्क क्या, टॉपिक क्या था कि अगर हमने चार्ज को, एक सिंगल चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जहां पे पोटेंशियल V है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इज इक्वल टू QVR, डन। उसके बाद अगर हम उस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके जाते हैं तो कितना वर्क डन होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो चार्ज की वैल्यू है Q की वैल्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज की वैल्यू को, तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन। सिंपल, बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चैप्टर 1 में याद करो, चैप्टर 1 में भी हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, और तब हमने क्या कैलकुलेट किया था, टॉर्क कैलकुलेट किया था, याद है, ऐसा ही डायग्राम था, बिल्कुल सिंपल। एंड टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, यही फॉर्मूला आया था। अब हम क्या करते हैं, ये जो डाइपोल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पहले वर्क ही निकाल लो, ठीक है, वही क्या हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, जैसे अगर ये जो डाइपोल है, देख लो एक बार फिर से डायग्राम समझा देती हूँ, ये दो चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, तो जो फोर्स इन पे लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही लिखा है यहाँ पे, देखो ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यहाँ पे QE, एंड जो ये चार्ज है ये नेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी है बट दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है ना। एंड ये थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इसकी लेंथ कितनी है 2a। तो सबसे पहले तो इसकी डाइपोल मूवमेंट जो होगी, डाइपोल मूवमेंट क्या होगी 2aq, एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डन। अब इसके बाद अगर ये इस पे मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है एंड दूसरे वाले चार्ज पे इधर लग रहा है, तो क्या करेगा, इवेंचुअली ये घूमेगा, है ना। अब घूमेगा तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो रोटेशन होगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा पी साइन थीटा। अब इसके रोटेशन में कुछ वर्क भी हो रहा है, तो वो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला है टाउ डी थीटा, है ना, ये हमने रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला है वर्क का। अब यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं, पीई साइन थीटा, एंड ये क्या हो गया डी थीटा, तो ये हमारा कितना आ गया DW। अब यहाँ पे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब इंटीग्रेशन के लिए डी थीटा पे लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। अब डी थीटा पे जो लिमिट्स लगेंगी वो कैसे लगेंगी, मान लेते हैं यहाँ पे θ1 था, ठीक है। अब जब यहाँ θ1 था तो ये इतना सा रोटेट हुआ, एंड अब कितना एंगल बन गया θ2, तो जो लिमिट्स होंगी टोटल वर्क डन निकालने के लिए, वर्क क्या होगा, DW का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट्स कितनी होंगी थीटा की, θ1 से θ2, पी साइन थीटा डी थीटा। मान लेते हैं कि जो उसका इनिशियल एंगल था वो θ1 था एंड फाइनल इज θ2। अब यहाँ पे क्या होगा, पी को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन θ1 θ2 साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो वर्क विल बी पीई, एंड जब इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, तो अब लिमिट्स क्या आएंगी, इस तरफ आएंगी, सो θ1 से θ2, ठीक है। लिमिट्स पुट कर देंगे, अब पहले कौन सी फाइनल लिमिट पुट करते हैं, फिर इनिशियल लिमिट पुट करते हैं, एंड ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसके लिमिट्स पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो माइनस साइन बाहर निकाल के पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब ये माइनस साइन बाहर है ना, इसको अंदर ले जाते हैं, तो जो ये दोनों ये हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे वर्क विल बी, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी की तरह फॉर्म में स्टोर होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी U विल बी पी ई कॉस, इसको साइन को अंदर ले जाएंगे ना, ये शिफ्ट हो जाएंगे,
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये है हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, किसके लिए, डाइपोल के लिए, जब उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया हो। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन ये पेपर में पूछी जाती है। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के, वो देखते हैं। अभी हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या आया था, U इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये कहते हैं कि ना लेट्स से जो हमारा डाइपोल था वो इनिशियल कंडीशन पे परपेंडिकुलर था, मतलब इनिशियल कंडीशन मतलब थीटा 1 है ना, उसके बाद ही तो थीटा 2 पे गया था। तो थीटा 1 में मान लेते हैं कि जो हमारा डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर था, मतलब 90 डिग्री पे। सो लेट्स से कि थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, एंड जो थीटा 2 है वो कितना है थीटा, कि अब 90 डिग्री से उसको किसी सर्टेन एंगल थीटा पे ले गए हम। तो u का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u विल बी पीई cos 90 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब u इज इक्वल टू पीई, अब ये देखो ये चीज जीरो हो गई, अब ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस cos थीटा। अब जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ cos थीटा लग जाते हैं तो उनमें कौन सा प्रोडक्ट होता है, उनमें डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक जनरल फॉर्मूला क्या आता है, माइनस पी डॉट ई। ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपके पेपर्स में, न्यूमेरिकल्स में। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड 3 केसेस होते हैं, यहाँ पे मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिखती हूँ ताकि केस हम अच्छे से पढ़ पाए। सो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये आया था फॉर्मूला। अब इसमें हम थीटा की 3 वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड देन 180 डिग्री। तो जब 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे करा हुआ है देखो, जैसे cos 0 कितना होता है 1, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी u रह जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस पी। उसके बाद जब हम 90 डिग्री लेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, cos 90 तो 0 होता है तो वो कितना हो जाएगा 0। एंड उसके बाद जब हम थीटा को 180 डिग्री लेंगे तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा cos 180 होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो यू विल बी पॉजिटिव पीई। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस केस में जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आपसे पेपर में पूछेगा कि बताओ स्टेबल कंडीशन क्या है डाइपोल की, अनस्टेबल कंडीशन क्या है। तो स्टेबल कंडीशन होती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस में जब पोटेंशियल एनर्जी u कितनी है माइनस पी, तब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। डन। जब हमारा 90 डिग्री होता है थीटा तो u हमारा 0 है पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में न्यूट्रल पोजीशन होती है। एंड जब थीटा 180 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव पी। उस केस में हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं पेपर्स में कि 3 केसेस या स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस बताओ, तो ये आप लर्न करके जाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स, उनको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छे से लर्न करनी है आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो तो उसके अंदर जो होती है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसी से ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0। अगर हमने किसी भी एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया यहाँ पे, तो जो अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो E इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एंड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये फिनोमिना बहुत तेज होता है, 10⁻⁻16 सेकेंड्स में। डन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। डन। सेकंड देखते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी इज वी पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, मैंने अपनी लास्ट क्लास में कराया था ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट।
याद रखना कि पोटेंशियल जीरो नहीं होती, पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। तो वो जो सरफेस बन जाता है वो कैसा बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, जहां पे पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे जो पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एंड वो सरफेस कैसा बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल। उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। देन थर्ड प्रॉपर्टी है, अब थर्ड एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर जीरो है कंडक्टर के, तो क्या चार्ज जीरो रहेगा, क्या चार्ज होगा कंडक्टर के अंदर? तो द आंसर इज नो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा चार्ज होगा वो भी क्या होगा, अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यू एन क्लोज विल बी जीरो। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, E इज इक्वल टू जीरो, है ना, नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो ई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट इज ऑल चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस। अंदर चार्ज कितना होता है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आगे देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू के बारे में बताती है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी। ठीक है, अब बाहर होगी तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंड सेकेंड उसकी वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी शेप का अगर आपका कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, उस सरफेस के। ठीक है, अगर स्फेरिकल है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, वो परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा सरफेस के। ठीक है, एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है इस स्लाइड में, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी तो चार्जेस मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, अंदर तो चार्ज होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, और पोटेंशियल में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस कंडक्टर की सरफेस की क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस। अब देखो, जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे ना, जो कंडक्टर का सरफेस होता है उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, कहीं किसी पार्ट पे ज्यादा होते हैं, किसी पार्ट पे कम होते हैं। तो कैसे पता लगता है कि किस पार्ट पे ज्यादा है और किस पार्ट पे कम है? जो पूरा शेप है कंडक्टर का, ठीक है, और जो थोड़ा पॉइंटेड, मतलब जो शार्प एज है या फिर जो जिसका कर्वेचर ज्यादा है, उस पे चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी अदर सरफेस जिसका कर्वेचर कम है या फिर जो शार्प नहीं है। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्या था कि चार्जेस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जहां पे एक शार्प एज होती है, कर्वेचर ज्यादा होता है, वहां पे ज्यादा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जहां पे कर्वेचर कम या फिर शार्प एज नहीं है, फ्लैट सरफेस है, वहां पे क्या होगा, चार्जेस कम कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। ये 6 मोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, एंड रिवीजन तो बहुत जोरों शोरों पे कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। थैंक यू।